Sardar Patel, Dr. Subramanian Swamy. Thank you so much, sir. It gives me immense pleasure and a sense of great pride. I welcome one of our country's foremost scholars and thinkers to share his views on relevance of Sardar Patel in today's context. Sir, please. Honorable Vice Chancellor of the Sardar Patel University, Professor Path, a distinguished Indian of UK and great worker for the benefit of the everlasting reputation and memory of Sardar Patel, Shri Praful Patel, Shri Mohan Patel, and the compare here, Ms. Joshi, who is herself in her own right a clinical psychologist. And ladies and gentlemen, I'll speak in Hindi with your permission about Sardar Patel. आज के वर्तमान स्थिति के संदर्भ में सरदार पटेल की जो आवश्यकता हम अनुभव कर रहे हैं उसके बारे मैं आपको अपने विचार व्यक्त करने चाहता हूँ। मेरी राय में, और ये सबकी राय नहीं हो सकती क्योंकि एक प्रकार से एक नवीन दृष्टिकोण है, मेरी राय में हमारे जो आधुनिक भारत है उसके 3 देवता हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे, वैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस, ये 3 लोगों ने हमारे देश के निर्माण किया। जो नेहरू के भक्त हैं वो दुखी होंगे, परंतु उनके लिए भी मैं सही जगह एक दिन ढूंढ के आपको बताऊंगा। महात्मा गांधी के बारे तो किसी को कुछ कहना भी नहीं आवश्यकता है क्योंकि सर्वमान्य है। उन्होंने हमारी स्वाधीनता आंदोलन को एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया था और जो उन्होंने हिंसा को एक सिद्धांत बनाकर लोगों को विधि व्यवस्था पर जो आस्था पैदा की, इस कारण से आज हमें अपने देश में लोकतंत्र को कायम करने में हम सफल रहे हैं। सरदार पटेल ने इस देश को, जैसे विष्णु ने एक प्रकार से एक जो अखंड रूप दी पाकिस्तान की हिस्सा कट जाने के बाद, और जो अंग्रेज़ों ने उनकी शरारत में, उनके दुष्ट प्रवृत्ति के कारण उन्होंने इस देश में हिंदुस्तान का सिर्फ बंटवारा नहीं किया, लेकिन उन्होंने 600 राजाओं को स्वाधीन कर दिया था। और यदि आप सरदार पटेल के जो कर्मसद में एग्जीबिशन है वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि क्या चित्र थी भारत की जब अंग्रेज़ों ने ये घोषणा की थी। और जो आज अखंड रूप देख रहे हैं आप अपने देश का, वो सरदार पटेल के बुद्धि, विवेक और अनुभव और उनका चाणक्य के जो स्वभाव से साम दाम भेद दंड की शस्त्रों को उपयोग किया, उन्होंने 600 से 500 को हिंदुस्तान में विलय कराकर हमारी देश की अखंडता पैदा की थी। तो इसीलिए मैं उनको विष्णु के बराबर मानता हूं। सुभाष चंद्र बोस को यह काम था कि उन्होंने अंग्रेजों में वो डर पैदा किया
जो अंग्रेज़ों ने 1857 से उस डर को दूर करने के लिए और उसकी संभावना भी मिटाने के लिए प्रयास करते आए, वो है सेना में विद्रोह। अंग्रेज़ों ने भी पुस्तकें लिखी है कि जिस दिन भारत देश में सेना का विद्रोह होगा और सेना की जो गुलामी है इसकी हम मान नहीं सकेंगे, उस दिन हमें देश छोड़कर जाना चाहिए। पहला लिखा था 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव जीतने के बाद मुर्शिदाबाद में विजय यात्रा में आए। 5 लाख लोग इकट्ठे हुए उनका स्वागत करने के लिए, और एक एक ने गुलाब की जो पत्तियां हैं उनके पथ में डालकर उनको शोभित किया था। तब एक अंग्रेज जो वहां देख रहा था उसने पुस्तक लिखी, जेम्स कॉलिंस, कि यह मुझे आश्चर्य होता है, रॉबर्ट क्लाइव लोगों को गुलाम करने के लिए आए हैं और ये गुलाब के पत्ते को उनके पथ में डाल रहे हैं। और यदि एक दिन ये भारतीय पत्ते के जगह में पत्थर फेंकेंगे तो क्लाइव तो छोड़िए, सारा सेना जो उसकी है वो ध्वस्त हो जाएगी। और जिस दिन ये मंशा में आएगी, हिंदुस्तान की मंशा में, हिंदुस्तान की जनता की मंशा में कि हमें अंग्रेज़ों को उखाड़ के फेंकना है, उस दिन हमें बिस्तर बोरी बांध करके निकल जाना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड विजय हुई थी। विजय होने के बाद सबकी राय थी कि अब तो अंग्रेज 1000 साल के लिए हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन आज़ाद हिंद फौज के जो लोग कैद होकर आए, उन्होंने ऐसे माहौल पैदा की कि नेवी में विद्रोह हुआ, आर्मी में विद्रोह होने लगा, और उस दिन अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि अब छोड़कर जाने की समय आ गई है। ये किसने बोला? प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, प्रधानमंत्री 1946 में बने। चुनाव के बाद चर्चिल को हरा के, और 53 में कलकत्ता में भाषण देने के लिए आए थे। वहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट के सारे जजों के बीच में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नहीं होते तो हमें छोड़कर जाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि हमें विश्वास था कि महात्मा गांधी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, अहिंसा में कटिबद्ध थे, और इसीलिए हमें जाने के लिए छूट मिलेगी। लेकिन हम छोड़कर गए गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए नहीं, क्योंकि उस क्विट इंडिया मूवमेंट को तो हमने दबा दी थी। हम छोड़कर गए क्योंकि सरदार सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा माहौल पैदा किया कि हमें लगा कि अब तो खून खराबा ही होगा और हम यहाँ बच नहीं सकते। तो सही इतिहास लिखी जाएगी तो ये 3 लोगों के नाम हमारे देश में निर्माता के रूप में प्रस्तुत होते हैं। उसमें अनेक और भी लोग थे, राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, हाँ नेहरू तो ही, डॉक्टर अंबेडकर, अनेक लोगों की उसमें योगदान रही। लेकिन इन तीनों ने अलग अलग आयाम में वो पैदा की थी। तो सरदार पटेल के बारे में मुझे आज आपको विशेष रूप से आज के संदर्भ में उनसे क्या सीखना है, उन्होंने जिस कार्य किया उससे हम क्या निष्कर्ष आज के लिए निकाल सकते हैं, इस पर मैं अब आपको थोड़ा अपने विचार बताने चाहता हूँ। बड़ी खेद की बात है कि इतने सालों के बाद आज सरदार पटेल को
कोने कोने में हिंदुस्तान में लोग नाम लेने लगे हैं। नेहरू परिवार की राज में 17 साल जवाहरलाल नेहरू, 16 साल इंदिरा गांधी, 5 साल राजीव गांधी और अप्रत्यक्ष रूप से 10 साल सोनिया गांधी। इतनी लंबी पीरियड में सरदार पटेल के नाम को भरने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि क्या ठोस उनकी कंट्रीब्यूशन थी। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं 1991 में कैबिनेट मिनिस्टर बना, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और मेरे पास 2 पोर्टफोलियो थे, कॉमर्स और दूसरा लॉ एंड जस्टिस। तो जब भारत रत्न देने की बात आई थी तो चंद्रशेखर ने कहा कि राजनीतिज्ञों में किसको देना चाहिए, कुछ मुझे लिस्ट भेजिए। तो मैंने पुरानी लिस्ट लेकर देखी। पहला नाम जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही इस भारत रत्न को पुरस्कार को स्थापित किया और खुद को दे दिया। हो सकता है उनको डर था कि जब वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री कोई नहीं देगा उनको। इंदिरा गांधी ने भी खुद को दिया। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि सरदार पटेल का नाम नहीं था, जिसने देश को बनाया, इसे अखंड रूप दी, उसका नाम नहीं था और ना कभी आया था कंसिडरेशन के लिए। तो 1991 में भारत रत्न हमने सरदार पटेल को दी थी। अंबेडकर को भी नहीं दिया था। अब अंबेडकर पर जरूर जलन थी नेहरू में, क्योंकि नेहरू अपने को बहुत पढ़े लिखे आदमी समझते थे और बाकी लोग भी जय जयकार करते थे वो कितना ज्ञानी हैं। बट अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए थे 1916 में, पीएचडी ली उन्होंने इकोनॉमिक्स में। आज भी वो पीएचडी पढ़ने लायक है। फिर इंग्लैंड में जाकर उनको बार लॉ बने, वकील बने और हिंदुस्तान आए और संविधान के चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी जो सरदार पटेल ने उनको दी, उन्होंने संविधान का जो बहस करनी थी, जो संशोधन करनी थी, सारी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सफल रूप से करके दुनिया के सबसे बढ़िया व्यापक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दी। लेकिन नेहरू के जो प्रशंसक थे तो वो अंबेडकर को भीमराव ही कहते थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज गए, वहाँ फेल हुए, उनको जेंटलमैन पास की डिग्री मिली। वो वापस आए और कांग्रेस वालों ने उनको पंडित के रूप में पुकारा। पंडित तो अंबेडकर थे, उनको पंडित नहीं कहा। जो एग्जाम पास नहीं किया उसको पंडित कहे। और मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि नेहरू परिवार में किसी ने आज तक कॉलेज एग्जाम पास नहीं किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सोनिया गांधी ने एक बार जरूर शपथ में जो कैंडिडेट बनी थी तो उसने लिखा कि गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। पर मैं वहाँ गया था लेक्चर देने के लिए और पता लगाया कि वो कभी स्टूडेंट ही नहीं थी। तो चिट्ठी वहाँ से मैं लेकर आकर स्पीकर को दिया, उसके बाद वो लिखना बंद कर दी। वो शॉर्टकट था डिग्री लेने के लिए, बट चला नहीं। मैं किसी की यानी सरदार पटेल को अच्छाई करने के लिए किसी की बुराई करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये जो इतिहास लिखी गई है इसमें वास्तविकता हमें पता करनी है। सबके लिए भूमिका है, सब जगह है। किसी को अनावश्यक ऊपर नहीं करना, किसी को अनावश्यक नीचे नहीं करना है। लेकिन सरदार पटेल गए इंग्लैंड, पहले जा सकते थे परंतु भाई को भेज दिया उन्होंने।
और जो पैसा उन्होंने बचा के रखा था वो भाई के लिए दे दिया, विठल भाई के लिए। बाद में गए और क्लास में फर्स्ट आए, पुरस्कार पाए और फिर हिंदुस्तान वापस आए। सरदार पटेल ने जो भी किया वो क्योंकि उनकी मंशा जो थी वो एक वीर की मंशा थी। मैं आपको कहने चाहता हूं कि मनुष्य में मंशा ही सब कुछ होता है। मुझे आपने अभी एक सिंह का फोटो दिया, लेकिन सिंह का मंशा नहीं होगा तो सिंह बेकार है। सर्कस में एक पिंजरे में 5 सिंह होंगे, आपने देखा होगा। और एक दुबला पतला रिंग मास्टर अंदर जाएगा, दरवाजा बंद करेगा और फिर हुक्म देगा ऊपर चढ़ो। ये 5 सिंह ऊपर चढ़ेंगे मेज के ऊपर, फिर कहेगा मुंह खोलो, सब मुंह खोलेंगे और अपना गर्दन रखेगा एक एक मुंह में और सब ताली बजाएंगे। क्यों नहीं ये एक सिंह उनका चिकनाचूर नहीं कर देता है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर देता? क्योंकि जब छोटे होते हैं उस समय से उनको तैयार की जाती है कि वो आज्ञा माननी चाहिए, और इसीलिए उनको अपनी ताकत को वो जानते नहीं, अपनी शक्ति को ना पहचानते हुए वो आज्ञा मानते हैं। और ये हमारे देश में रोज देखने के लिए आपको उदाहरण मिल सकता है। सबसे शक्तिशाली कुर्सी हमारे देश में प्रधानमंत्री की होती है, उसमें बैठे थे मनमोहन सिंह, और लोग पूछते थे ये क्यों डरता है, कुछ करता नहीं है, मौन रहता है, सोनिया चलाती है पीछे से। क्योंकि वो भी सिंह है, बट सर्कस का सिंह है। ये मंशा की बात है। सरदार पटेल में वो मंशा थी, और यदि प्रशंसा करनी है सरदार पटेल को तो मैं कहूँगा कि इस परिस्थिति में पैदा होकर उस माहौल में ये जो वीर का मंशा उनको आया है, उसको मैं सबसे पहले आज की आधुनिक स्थिति में बताने चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में नौजवानों को मैं यही कहता हूँ, युवा युवती को, ये मंशा माने जोखिम लेने का मंशा, चुनौतियों का सामने करने का मंशा, स्थिरता के लिए पागल ना होने की मंशा, ये मंशा सरदार पटेल में था। और इसीलिए उन्होंने जो कार्य की उन सब में वो निर्डर होकर, कोई उनकी आलोचना करें ना करें उसकी चिंता नहीं करते हुए, राष्ट्रहित क्या है उसको देखते उन्होंने किया। 5 आयाम में मैं सरदार पटेल की जो दीवी मार्गदर्शन है उसको आज क्रियान्वित करने के लिए लाभदायक होगा ऐसा समझता हूँ। पहले चाइना की बॉर्डर, बीमार थे परंतु उन्होंने चिट्ठी लिखी 7 नवंबर 1950 जवाहरलाल नेहरू को कि ये चापलूसी से चाइना का कभी दोस्ती नहीं कर सकते। मेरा भी बहुत परिचय है चाइना से। मोरारजी देसाई के काल में मैंने पहले जो बातचीत शुरू हुई हिंदुस्तान और चाइना के बीच में, उस समय मोरारजी ने मुझे कहा कि तुम जाकर उनसे देखो कि वो बात करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि सारा इलाका उनका है, कम से कम इतना तो माने कि वो विवादास्पद है। मैं गया तो चाइना ने फिर आखिर में स्वीकार किया कि हाँ इस पर बातचीत होकर हल निकल सकती है, और उसके बाद रिश्ते शुरू हुए। मुझसे सब ने शर्त का लेने कहा कि कैलाश मानसरोवर की रास्ता कभी नहीं खोलवा सकते, वो कम्युनिस्ट देश हैं। लेकिन वो तैयार हो गए, और 1981 में मैं कैलाश गया था। उस समय गया था कि जब 40 साल से रास्ते बंद थे, रास्ते में सांप और बिच्छू, झाड़ियाँ, रहने के लिए जगह नहीं। इस परिस्थिति में हम होकर आए, परंतु पुण्य कमाया उसमें। और जो कैलाश का जो दृश्य है
वो देखने लायक है। अब इसी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चाइना से बातचीत करके एक मोटरेबल रास्ता सिक्किम से खोलने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। वो हो जाएगा तो फिर ये जो परिश्रम करना होता है पैदल जाने का, वो करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन चाइना से जो सरदार पटेल ने उनकी चिट्ठी में लिखी है वो पढ़ने लायक है। उन्होंने कहा कि उनकी चापलूसी करके वो कभी आप उनसे काम नहीं ले सकते। वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, उनको उनकी जो सही मंशा उसको समझना है। और इसीलिए उन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम बनाकर जवाहरलाल नेहरू को दिया, ये 10 पॉइंट आप लोगों को करना चाहिए। और वो बात जो उन्होंने ये साफ कहा, उसमें एक बात है पॉइंट ई, यानी ABCD में लिखा है उन्होंने पॉइंट्स। पॉइंट ई उस लेटर में उन्होंने कहा है कि अभी कोरियन वॉर शुरू होने वाली है और सारा पश्चिमी देश चाइना के खिलाफ होगी और चाइना को निकाल देगी यूनाइटेड नेशन से। यह कहकर कि ये कम्युनिस्ट बन गए हैं, ये इलीगल गवर्नमेंट है। शंघाई शेक की गवर्नमेंट उस समय 1945 में तय हुआ था कि शंघाई शेक के जो गवर्नमेंट है वो ही परमानेंट मेंबर बनेगी एशिया के प्रतिनिधि के रूप में, और 5 में एक चाइना थी, उसका उस समय राष्ट्रपति शंघाई शेक था। 1950 में अमेरिका ने कोरियन वॉर शुरू होते ही निकाल दी, चाइना को निकाल दी और जगह खाली हो गई। और उन्होंने हिंदुस्तान को आमंत्रित किया कि चाइना का जगह तुम ले लो। 1951 में उन्होंने ये निमंत्रण दिया। उस समय सरदार पटेल नहीं थे और जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये तो हम नहीं कर सकते, ये इमोरल है। नैतिकता की भाषण देने वाले जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उन्होंने नैतिकता की बात कही। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहाँ नैतिकता होती है, तो राष्ट्रहित होती है। अमेरिका ने आपको लिखित में, जॉन फॉस्टर डलस ने चिट्ठी लिखकर कहा कि यू आर वेलकम टू टेक चाइनाज प्लेस, सिक्योरिटी काउंसिल का फुल मेंबर विद वीटो। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह चाइना का जगह है। क्यों कहा? क्योंकि सोवियत रूस ने कहा कि उस समय सोवियत रूस चाइना का संरक्षक था, कम्युनिस्ट थे, दोनों देश थे, और ये नया कम्युनिस्ट बना था। सोवियत रूस पर का दबाव जवाहरलाल नेहरू पर जरूर था। उसका कारण अभी तक फाइलों में छिपा हुआ है। प्रफुल्ल भाई, आप नरेंद्र भाई से कहिए कि वो फाइल को बाहर निकालें। जिस कारण से सुभाष चंद्र बोस तो हवाई जहाज के क्रैश में नहीं मरे, वो तो बहाना था छिपाने के लिए, लेकिन स्टालिन ने उनको गोली से मारा गिरफ्तार करने के बाद। ये फाइलों में है, बाहर निकलने की आवश्यकता है। और उस कारण से रूस की पकड़ हमारे देश में, जब तक रूस की बिखराव नहीं हुई, नहीं, सोवियत यूनियन की 16 देश में बिखराव हुई थी 1990 में, उसके बाद वो सोवियत यूनियन ख़त्म हो गई। लेकिन वो सीट जो उस समय हम लेते, जैसे सरदार पटेल ने पहले ही बता दिया था, आज हम भीख मांग कर घूम रहे हैं कि हमें यूनाइटेड नेशन ले लीजिए, ले लीजिए। हाँ लेंगे, अब बहुत लेने लायक हैं, ये भी भाषण सब देते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है। तो ये सरदार पटेल की जो बात कही गई थी उस समय सही निकली। चीन के साथ आज हमें समझौता करनी है तो शक्ति के आधार पर करनी चाहिए। चीन को अमेरिका दुश्मन है, हम अमेरिका के पिट्ठू नहीं बन सकते, लेकिन चीन को हमारी आवश्यकता पड़ सकती है। अमेरिका जरूर रूस के, चाइना के साथ कभी युद्ध कर दें ताइवान के विषय पर, जैसे सरदार पटेल ने लिखा है चिट्ठी में,
तब मौका मिलेगी, उन्होंने कहा, और वो मौका मिलेगी उस समय हमें क्या करना चाहिए? अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए, चाइना को शर्त देना चाहिए, हमारे ये चीज़ बाकी पड़े हैं, इसको करो, हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे। अमेरिका को हम तिब्बत को जाने के लिए अपना ज़मीन दे दें, हमारी हवाई जहाज़ अड्डे में उनका विमानपत्तन में उनका हवाई जहाज़ उतरने के लिए मौका दे दें, तो चाइना अमेरिका के लिए तो बहुत फ़ायदा होगा। और वो युद्ध होना आवश्यक नहीं है, ये संभावना ही काफ़ी है चाइना से ये लेने के लिए। अक्साई चिन और अरुणाचल, ये जो डंडोरा पीट रही है चाइना, ये तो ऐसे ही हमको छेड़ने के लिए कर रही है, लेकिन जब उसकी आवश्यकता पड़ सकती है उसी समय हमें ये दोनों जगह वापस मिल सकती है, क्योंकि उन दोनों इलाकों को हमारी सेना शक्ति, हमारी डिफेंस फोर्सेस तगड़े होंगे तो वो कभी डिफेंड नहीं कर सकती। अक्साई यानी निफा या जो अरुणाचल कहते हैं, उसके लिए तो उसकी लंबी लाइन आती है चंदू प्रोविंस से, 2000 किलोमीटर की रास्ता है, उसमें वो सेना का सारे सामग्री लाते हैं, सेनाओं को बैठा के लाते हैं। क्यों? क्योंकि तिब्बत में उनको विश्वास नहीं है आज भी, और इसीलिए इतनी लंबी जो लाइन है उसको हमारे एयरफोर्स से कभी भी नष्ट करेंगे तो वो फौज को ला नहीं सकते, वो जानते हैं। 1962 में भी यदि हम एयरफोर्स की उपयोग करते तो ये हार नहीं होती, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की हिम्मत टूट गई और उन्होंने फेयरवेल टू आसाम का भी भाषण दे दिया था उस समय। तो आज हमें वो जो सरदार पटेल ने जो चिट्ठी लिखी उसको एक डॉक्यूमेंट बना करके एक एक पॉइंट को उसके अमल करना चाहिए। चाइना का जो सारा व्यापार है वो मलाक्का स्ट्रेट, इंडियन ओशन के मलाक्का स्ट्रेट से निकल के पश्चिम जाती है। 98% उसका ट्रेड जो है फॉरेन ट्रेड वो वहाँ से जाती है। और मलाक्का स्ट्रेट कहाँ है? एक तरफ निकोबार आइलैंड जो हमारा है और दूसरी तरफ सुमात्रा जो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो है वो चाइना का प्रशंसक नहीं है, विरोधी है, और उसके संस्कृति सब हमारे हिंदू संस्कृति है। उनका 10,000 रुपए के नोट में गणेश है। मैंने एक फाइनेंस मिनिस्टर एक कॉन्फ्रेंस में मिल गया था इंडोनेशिया का, तो मैंने उससे पूछा कि आपने गणेश कैसा लगाया? आप तो बहु मुस्लिम देश है। तो उन्होंने कहा कि 1997 में डिवैल्यूएशन बहुत तेज़ी से हो रही थी, हमारी करेंसी कोलैप्स हो रही थी, हमें समझ में ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है। तब एक पंडित ने बाली से, हिंदू पंडित, बाली में हिंदू पंडित बहुत हैं, उन्होंने कहा कि गणेश के चित्र लगा दो, रुक जाएगा रुपए का गिरावट। हमने कहा कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है तो यही ट्राई करेंगे। हम कहा कि आश्चर्य हुआ कि वो रुक गया। उनका एयरलाइन का नाम है गरुड़ा, और वहाँ के जो सेंट्रल प्लेस है जकार्ता में, वहाँ श्री कृष्ण बैठे हैं रथ में। हमारे देश में करेंगे तो कहेंगे ये कम्युनल आदमी है। उनके नाम सब संस्कृत नाम आज भी है। इसके पहले जो प्रेसिडेंट थी महिला, सुकार्नो की बेटी सुकर्णा, सुकार्नो कहते थे, उसका नाम है मेघा। नाम नहीं बदला उन्होंने, संस्कृति नहीं बदला, और वो चाइना के सख्त विरोधी हैं। तो हम वो उस तरफ, हम इस तरफ, हम दोनों अपने अड्डा जमाएं नौसेना का, दिस्कत कर दें, विलय हो गया। और एक और बात जोड़िए उससे, विलय होने के बाद पुनर्विचार कभी भी नहीं हो सकती। तो सरदार पटेल ने कहा दस्तखत करो, दस्तखत किया, विलय हुआ। और वो घर गए और देखा रेडियो में कि अनाउंसमेंट हो रहा है कि जवाहरलाल नेहरू उसको यूनाइटेड नेशंस ले जा रहे हैं।
तो वो भाग के गए, उस तक जवाहरलाल नेहरू ने भेज दिया और यूनाइटेड नेशंस में उसको दाखिल की गई। और वो जो विवाद आज है वो सिर्फ उस कारण से है, नहीं तो आज भी हमें चाहेंगे, और मैं समझता हूँ इस 5 साल में तो जरूर करेंगे, एक दिन यूनाइटेड नेशंस को कहना है कि ये जो प्रस्ताव है ये रद्दी की टोकरी में फेंके। उसके कारण कई हैं, उसमें वो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं उस पर कहूँगा नहीं, परंतु विधिवत यूनाइटेड नेशन चार्टर के अनुसार हमें अधिकार है उस प्रस्ताव को वापस लेना। एक कारण बता सकता हूँ जो मैंने मिनिस्टर होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट से सलाह नहीं ली, कैबिनेट की अनुमति नहीं ली, और इसीलिए नियम है कि जब कैबिनेट कुछ पास करेगी तो अगला गवर्नमेंट भी उसमें समर्पित रहती है, लेकिन कैबिनेट नहीं पास करेगी किसी विषय को तो फिर अगला सरकार उस पर कटिबद्ध नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कैबिनेट में गए नहीं, तो हम तो कहेंगे ये तो इलीगल है, इसको वापस कर दो या आपने कूड़े के टोकरी में फेंक दो। तो यदि सरदार पटेल उस समय उन्होंने जो बात कही थी कि कश्मीर का जो विलय है वो इट इज़ परमानेंट, वन वे, फाइनल, कैन नॉट बी रीओपन, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उनको कहा कि यूनाइटेड नेशन में मैं चले गया हूँ, अब थोड़े दिन के लिए तो बर्दाश्त कर लो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 370 धारा कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, प्रस्ताव रखा। सब मेंबर्स चिढ़ गए, कहा कि ये कैसा, दूसरे प्रांतों के लिए। सब राजाओं ने कहा कि हमें क्यों नहीं दिया, एक ही राजा को दे रहे हो, हमें भी दे दो 370। तो नेहरू को घबराहट हो गई, तो उसने कहा कि सरदार को कि तुम मुझे बचा दो, मैं लंदन जा रहा हूँ। किसको मिलने के लिए, उसमें मैं अभी बोलने वाली नहीं है, मैं लंदन जा रहा हूँ, तुम देख लो इसको। तो बेचारे सरदार पटेल हजम पीने यानी विष पीने वाले सरदार हैं, विष पीने वाले हैं, तो उन्होंने विष पिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबको शांत किया और कहा कि ये टेम्पररी है। और कैसा टेम्पररी है कि इसको रद्द करने के लिए पार्लियामेंट की वोट की आवश्यकता नहीं है और कश्मीर की जनता को पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो ऊपर लिखा है टेम्पररी प्रोविजन विद रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर। और इसको आज रद्द करना तो क्या करना है, कैबिनेट को एक प्रस्ताव पास करनी है और राष्ट्रपति को भेजना है और राष्ट्रपति को कहना है, राष्ट्रपति को करना ही है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट पास करके कुछ भेजेगी, उसको राष्ट्रपति सिर्फ पोस्टमैन जैसे उसको अनाउंस करने की आवश्यकता, तो उसको नोटिफिकेशन के रूप में अनाउंस करना होगा। 370 धारा आज से समाप्त, तो ये समाप्त हो सकती है। लोग कहते हैं नहीं कश्मीर का पूछना है, नहीं, जरूर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अनुमति लेनी है, परंतु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं। कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1954 में समाप्त हो गई और वहाँ ने उन्होंने अगला एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर के लिए बनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर संपूर्ण रूप से हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, उसमें 370 धारा का कोई उल्लेख नहीं है। तो वो तो बेमतलब हो गया। तो इसीलिए जो सरदार ने कहा था कि ये टेम्पररी है, इसको रद्द करने के लिए पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है और ये थोड़े दिन में चली जाएगी। ये कब कहा था, नवंबर 1949 में, और 1950 में सरदार पटेल की देहांत हो गई और उसके बाद कोई उसको ख्याल करने के लिए तैयार नहीं और 370 आते जा रहा है। आज आपको एक और मौका मिला है, वो है मुफ्ती ने जो
गैरकानूनी काम की है उस गैरकानूनी काम के लिए आप 370 को रद्द कर सकते हो, ताकि तुमने ये किया, मैं ये किया। तीसरी बात, सरदार पटेल ने मुस्लिम समुदाय को देश का हिस्सा बनाने के लिए और हिंदुओं के साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए कई बातें कही थी। मैं अभी एग्जीबिशन में देखा, उन्होंने जो कहा वो तो मेरे से ज़्यादा सख्त है। सर मौलाना आज़ाद को कहते हैं कि मुसलमान कहें कि हम भारत के प्रति वफादार हैं, ये पर्याप्त नहीं है, उनको प्रैक्टिकल प्रूफ देना चाहिए। वो प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है? जो डीएनए स्टडीज के अनुसार, जो जेनेटिक स्टडीज में डीएनए होती है ना, वो डीएनए स्टडीज से ही रिश्ता ढूंढी जाती है। तो डीएनए स्टडीज के अनुसार देश में सारे हिंदुस्तानी का डीएनए एक ही है। यह बकवास है कि कोई आर्यन है, कोई द्रविडियन है, ये सब अंग्रेज़ों का दिमाग है, इसमें कोई सत्य नहीं है। ब्राह्मण और शेड्यूल्ड कास्ट का भी डीएनए एक ही है, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था बनी थी वो तो सत्ता की विकेंद्रीकरण के लिए बनी थी, जन्म से कभी नहीं था। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने खुद कहते हैं कि जन्म से इसका कोई संबंध नहीं है, यह गुण से संबंध है। जो लोग शिक्षा में हैं वो दूसरे सत्ता के हिस्सा को में भोग नहीं करेंगे। जैसे कोई ज्ञान पर अपना सारा जीवन बिताएंगे तो उनके पास धन नहीं होगा, उनके पास बंदूक नहीं होगा, उनके पास शस्त्र नहीं होगा, उनके पास जमीन नहीं होगा। उनको हम ऋषि कहते हैं, उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। जो क्षत्रिय है उसके पास शस्त्र होगा, राज करेगा, लेकिन नीति नहीं बनाएगा। नीति के लिए उसको ब्राह्मण के पास जाकर सलाह लेनी पड़ेगी। जिसके पास धन है वो भी समाज का सेवा कर रहा है, लेकिन समाज में सबसे उच्च स्थान त्यागी और ज्ञानी के लिए होगा। जिसके पास सबसे ज़्यादा धन है, जैसे पश्चिम में है, ऐसा हमारे देश में नहीं होगा। ये हमारी कल्पना थी। और यदि कोई दान करें उसका उच्च स्थान होगा समाज में। तो इस प्रकार से हमने इसकी ढांचा बनाई थी। और आज ऐसा है कि डीएनए स्टडीज के अनुसार हिंदू और मुस्लिम का डीएनए एक ही है। यदि मुसलमान इसको मान लें तो इसके माने कि उनका पूर्वज और मेरा पूर्वज एक ही है, तुरंत हम एक ही परिवार के हो जाते हैं। प्राइवेटली मुसलमान मानता है। मुझे एक बार फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे पूर्वज गौड़ सारस्वत ब्राह्मण है। तो मैंने कहा कि अच्छा है, फिर पब्लिकली बोलिए। उन्होंने कहा मैं पागल हूँ, ये मुल्ला मुझे मार देगा। सरदार पटेल ने बिल्कुल सही कहा। इस्लाम मुसलमानों को एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बनानी चाहती है। ये जो अभी खलीफ बनी है, चौथा या पांचवा खलीफ, आईएस, गुजरात के लोगों को गर्व करना चाहिए और हिंदुस्तान के लोग भी गर्व करना चाहिए कि जो तीसरा था वो सबसे ज़्यादा आक्रामक था। उमर का तीसरा खलीफ, वो सब पश्चिम में स्पेन कांकर किया, फ्रांस कांकर किया, सब कांकर करके हिंदुस्तान को कब्जा करेंगे। वो आए और टक्कर लिया उन्होंने गुजरातियों से और हारे। और उसके बाद उमर दिल टूट गया, मर गया। उसके बाद 700 साल के लिए कोई खलीफ नहीं आया। तो ये जो खलीफत है वो क्या कहती है कि सारे मुसलमान मेरे जो खलीफ के हिस्सा हैं। मुस्लिम भी, अब हमारी रिश्ता इजराइल से बहुत अच्छे हैं। इजराइल ने हमारे कोई नुकसान नहीं किया, इजराइल ने हमारे फ़ायदा किया। हमें शस्त्र देते हैं,
हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के ज्ञान देते हैं, टेररिस्ट के बारे वो जानकारी देते हैं, सिंचाई के लिए वो एक्सपर्ट है। उनका एक गाय 11,000 लीटर प्रति वर्ष देता है। मैं अभी अमूल में पूछ रहा था कि एक कितना आपका गाय देता है, तो उन्होंने कहा 1,000 ही देता है। तो हमारे देश में 15 करोड़ गाय हैं, तो 15 करोड़ गाय इजरायली एवरेज अब 11,000 देगा तो कितना दूध होगा। मुझे दिल्ली से अहमदाबाद दूध में तैर के आना पड़ेगा उतना दूध। तो इस इजराइल से हमारी कोई यानी सीमा का विवाद नहीं है, धर्म का विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, और हम उसके मित्र हैं। हम उनको सपोर्ट करेंगे तो मुसलमान को जो बुद्धिजीवी है कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, वो हमास को मार रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, लेबनान में ऐसा कर रहे हैं। अरे तुम्हारा क्या जाता है उसमें? ये है राष्ट्रीय सोच की आवश्यकता। हमारे राष्ट्र हित में क्या आवश्यक है, ये सोच जो है ये सरदार ने कहा, प्रैक्टिकल प्रूफ दे। सरदार ने एक और बात कही थी जो राजमोहन गांधी के बायोग्राफी में आया है, वो है उन्होंने कहा कि हमने बंटवारा किया देश का इस आधार पर कि जो मुसलमान हिंदुओं के साथ रहने नहीं चाहता उसके लिए अलग देश देना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा कि बांग्लादेश से, उस समय पाकिस्तान था बांग्लादेश से मुसलमान हिंदुओं इंडिया में आने लगे। हो सकता है नौकरी के लिए आए, किसी और कारण से आए, पर आने लगे। अब तो इतने आ गए हैं कि आसाम में कई जिलों में मेजॉरिटी हो गई। तो फिर सरदार ने क्या कहा था उस समय, ये राजमोहन गांधी की बायोग्राफी पढ़ोगे तो मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमने तो ज़मीन दिया इस आधार पर कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रहने चाहता उसके लिए ज़मीन मिलना चाहिए। यही अंग्रेज़ों ने कहा, यही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में है। अब आ गए तो बांग्लादेश को उसी अनुपात में ज़मीन वापस लौटा देना चाहिए जो हमने आपको दिया। और मैं आज कहता हूं कि आप बार्ब वायर डाल के ये करके वो करके ये इन्फिल्ट्रेशन नहीं रोक सकते, लेकिन जिस दिन आप बांग्लादेश को कहो कि आपने लोगों को वापस ले जाओ वरना तुम्हारे 1/3 हिस्सा हम उसी अनुपात में वापस अपना ले लेंगे, ये कहोगे तो बांग्लादेश डर के मारे सबको वापस ले लेगा। ये हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में मैंने एक चीज़ देखा है और ये दुनिया में भी है कि जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है वहाँ अल्पमत के लिए कोई जगह नहीं है। कश्मीर में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाए, क्यों? क्योंकि खाड़ी में मुसलमान की मेजॉरिटी है। केरल में कोई भी हिंदू अपना संपत्ति गैर मुस्लिम को बेच नहीं सकता, रूल है। और वो खरीदने के लिए आदमी भेज देंगे आपके पास ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये केरल में जो मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु में वेल्लोर में छोटा सा ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, वहाँ भी ऐसा ही है। सऊदी अरेबिया में 20 लाख हिंदू हैं, नौकरी करने के लिए गए, वहाँ दिवाली मना सकते हैं? नहीं मना सकते। मंदिर बना सकते हैं? बात ही छोड़िए। घर के अंदर सत्यनारायण पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फैक्ट्री में नौकरी करते समय रामचंद्र जी का फोटो पॉकेट में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। रमजान में आप कैंटीन में खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। तो जहां वो मेजॉरिटी में है वहां वो कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई सेक्युलरिज्म नहीं। और इसीलिए इस देश में आपको सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी चाहिए तो हिंदू मेजॉरिटी बना के रखने की आवश्यकता है। वो महिलाओं को 20 बच्चे पैदा करना ये सब बकवास है।
ये तो महिलाओं को अधिकार है कि वो 0 बच्चा पैदा करें या 20 बच्चा पैदा करें, कोई जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता है इसके लिए। लेकिन हम जरूर ये कह सकते हैं कि परिवार नियोजन सब पर इक्वली लागू करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। कहते ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो उनके धर्म के खिलाफ है। धर्म के खिलाफ है तो फिर 2 सवालों का जवाब दीजिए। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मुसलमानों ने सब मान लिया। एक मुल्ला ने एक दिन कहा कि मुझे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद नहीं है, मुझे शरिया चाहिए। तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि तुम्हें शरिया चाहिए तो मैं 10-15 देशों का नाम दे सकता हूँ, वहाँ चले जाओ, वहाँ आपको शरिया मिल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगी। दूसरा दिन सारे मुसलमान संगठनों ने प्रस्ताव पास करके भेजा प्रधानमंत्री को कि ये मुल्ला तो पागल है, हमें सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पसंद है। तो पहला सवाल मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने मान लिया? वहाँ धर्म का विरोध नहीं है, इंडिया में नहीं हो सकता। दूसरा, इंडिया में ही यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, आईपीसी तो यूनिफॉर्म के कोड है। शरिया लगाएंगे तो हाथ काट देंगे, आंख फोड़ देंगे, पत्थर से तुम्हें मार देंगे। वो जो इस्लाम में जो कहा है दंड देना वो दे देंगे, यहाँ तो नहीं है। कोई मुसलमान कभी ये कहता है कि नहीं हमें यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नहीं चाहिए, हमें शरिया चाहिए? नो, कोई नहीं कहता। कोई ये कहता है कि सिर्फ मुसलमान जज मेरी सुनवाई करेगा, कोई हिंदू नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं कह सकते। ये वहाँ तो मान लिया, यहाँ नहीं मानेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सरदार पटेल ने कहा, उसने ये भी कहा, सरदार पटेल ने मौलाना आज़ाद को, तो लोग समझते कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूँ, मैं हूँ सच्चा दोस्त। ये सेकुलर वाले सब उन्होंने कहा नहीं, बट तो मैं उससे निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, ये सेकुलर वाले मुसलमानों को बुद्धू बना रहे हैं। हम तो कहते हैं तुम मान लो तुम्हारी पूर्वज हिंदू हैं, हम तो अपना परिवार का हिस्सा आपको मानने के लिए तैयार हैं। हिंदू मुस्लिम एकता तब पैदा होगी जब आप कहेंगे इसी मिट्टी के हैं, जिस मिट्टी से आप हैं हम भी उसी मिट्टी के हैं, ये कहने की आपको धैर्य होगा तो हम एक हो जाएंगे। ये भी आज जो उन्होंने बांग्लादेश को कहा, वही पाकिस्तान को कहा कि दंगा रोको वरना हम आकर आपको मदद करेंगे रोकने के लिए। तो सरदार पटेल ने इन बातों को कहकर नेहरू को तो दुखी किया, और नेहरू ने 10-15 बार उनको कहा कि तुम कम्युनल आदमी हो, तुम्हारा कम्युनल पॉलिटिक्स मैं जानता हूँ। हैदराबाद में रोकने के लिए प्रयास की, बट सरदार ने पूछे बिना आर्मी को भेज दी, सब मामला खत्म हो गया। कहा कि अब क्या बोलना है जवाहरलाल जी, अब क्या बोल रहे थे समझ में नहीं आई। तो ये सारी चीज़ों को हमें स्पष्ट इसलिए समझना चाहिए। आखिरी बात, मैं 2 और बातें हैं, 2 और आयाम हैं। एक तो इंडियन इकोनॉमी, जिसमें सरदार ने कहा कि अंग्रेज़ों ने हमारी कृषि को चूस कर ऐसा गरीब बना दिया, तो उसको पहले ठीक करना चाहिए। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, पर प्राथमिकता हमारी एग्रीकल्चर को देना चाहिए। आज भी मैं कहता हूँ कि प्राथमिकता हमें एग्रीकल्चर को देना चाहिए। 61% लेबर फोर्स आज भी एग्रीकल्चर में है। दूसरा है कि हमारे देश में 12 महीने आप कृषि कर सकते हैं। क्यों? धूप है, पानी है, सब है। अमेरिका में 5 महीने हिम गिरती है, नहीं कर सकते। यूरोप में नहीं कर सकते, 5 महीने हिम गिरती है। चाइना में भी कई इलाका हैं जहाँ आपको 3 महीने आप कृषि नहीं कर सकते। पर हिंदुस्तान में 12 महीने में नहीं 3 फसल। लेकिन हमारे देश में 25% ज़मीन छोड़कर बाकी, जिसमें सिर्फ 1 से ज़्यादा फसल बोया जाता है, बाकी 75% में तो एक ही बोया जाता है। तो 3 गुना करें
तो फिर कितना अनाज होगा हमारे देश में। सबसे सस्ता अनाज है हमारे देश में दुनिया में। चावल 1/7 है जापान और साउथ अफ्रीका की तुलना में दाम। गेहूँ 1/4 है। तो दूध 1/10 है। हर चीज की कृषि में जो उत्पादन है उसकी दाम दुनिया के दाम से कम है। ये WTO का स्टैटिस्टिक्स है। सिर्फ हमें किसान को मॉडर्नाइज करनी है, उनको कोल्ड स्टोरेज बना के देनी चाहिए। छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बना करके बंदरगाहों में जा करके उसको कंटेनर से विदेश ले जाएं। पैस्चराइजेशन, दूध का पैस्चराइजेशन, फूल का पैकेजिंग। जितना अच्छा फूल हमारे देश में पैदा होती है वो यूरोप में कहीं नहीं। अम्स्टरडाम लोग कहते हैं, लेकिन हमारे सबसे अच्छा श्रेष्ठ। कृषि को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाना चाहिए। इसके माने फिर सब्सिडी देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दाम इतने ऊंचे हैं कि वो सारा पैसा आ जाए, किसान समृद्धशाली बन जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो उन्होंने कहा था कि प्राथमिकता कृषि को देनी चाहिए, वो आज भी सही है। लेकिन हम पकड़ में आ जाते हैं मीडिया का और सेठों का, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में फंस जाते हैं। बैंकों का जो कर्जा देनी है नहीं मिलती है, पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर साइंस पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। हमारे देश में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की जो एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स हैं उसमें आपको 7 गुना ज़्यादा यील्ड पर एकड़ मिलती है। दुनिया में तुलना में हमारी यील्ड पर एकड़ भी बहुत कम है। हमारे देश के अंदर ही इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स में 7 गुना ज़्यादा उत्पादन गेहूं का, चावल का। तो जहाँ पानी, बिजली, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड सब व्यवस्था हो जाती है, वहाँ वो कर देंगे। हमने छोटा सा काम करके 10% हमारे किसानों को हमने अधिकृत किया और ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। और यदि हम सारा किसानों को करेंगे तो देश भर को, दुनिया भर को हम अनाज दे सकते हैं और खिला सकते हैं। ये सरदार पटेल ने कहा था। ये सोवियत मॉडल हमारे लिए ठीक नहीं है। सोवियत मॉडल का ढांचा क्या था कि कृषि से साधन चूज करके औद्योगिकरण करना। जब कृषि के पास कुछ है ही नहीं, कहाँ से चूज है? 1857 के बाद अंग्रेजों ने ये फैसला किया कि हिंदुस्तान में ये जो विद्रोह हुआ उसका समर्थन किसानों ने किया, इसीलिए इनकी कमर तोड़नी है। इसीलिए उन्होंने जमींदारी बनाई। जमींदार को अधिकार दिया कि जितना भी आप वसूल करना वसूल कर लो, लेकिन हमें सरकार चलाने के लिए जो खर्चा है उसका हर विदाउट फेल आपको देना पड़ेगा। बाकी जितना आप लेना है तो ले लो। और इन्होंने चूस करके हमारे किसानों का खून पिया। तो उसमें से हमें वापस जानी थी, उसके लिए वो समय था। लेकिन दोनों महात्मा गांधी और सरदार पटेल चले गए और जवाहरलाल नेहरू सर्वसर्व हो गए, और उन्होंने सारे वामपंथियों की आइडियोलॉजी लागू करके हमारे देश को बर्बाद किया। मुझे EMS नंबूदरीपाद होते थे, वो एक कम्युनिस्ट लीडर, कहते थे जब भी मुझे मिलते थे, स्वामी अमेरिका तो फेल हो रही है, कैपिटलिस्ट मॉडल खत्म हो गई। लेकिन सोवियत रूस में ना इन्फ्लेशन है, ना बेरोजगारी है, ना कोई गरीबी है। ये हर वर्ष मुझे मिलते थे कॉन्फ्रेंस में, वो कहते थे। एक दिन 1990 में मैंने कहा कि नंबूदरीपाद जी, सोवियत यूनियन में ना कोई गरीबी है, ना कोई बेरोजगारी है, ना कोई मुद्रास्फीति है, और अब तो सोवियत यूनियन भी नहीं है। 16 देश में बढ़ गया है। कोई उज़्बेकिस्तान बन गया, कोई कजाकिस्तान बन गया, कोई लिथुआनिया बन गया, और सिर्फ रशिया बाकी रह गया। टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अब लोग जाकर देखते हैं और कहते हैं हाँ, जर्मनी एक देश 2 टुकड़ा हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में। एक रूस के हाथ में गया, एक अमेरिका के हाथ में गया।
अमेरिका के जो हिस्सा है वो मार्केट इकोनॉमी समृद्धशाली हो गई। आज जाकर ईस्ट जर्मनी देखिए कितना पीछे है, वहाँ उन्होंने सोवियत मॉडल लागू की थी। चाइना ने भी सोवियत मॉडल छोड़ दी। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में फ़र्क क्या है? एक ने मार्केट इकोनॉमी, दूसरे ने सोवियत मॉडल। तो इसीलिए उस पर भी सरदार पटेल ने कहा था ये हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं, परंतु नहीं रहे तो नहीं हुआ। आखिर में मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले सोमनाथ मंदिर की जिक्र करने चाहता हूँ। उसका औचित्य आज क्या है? राम मंदिर के बारे सब हम सोचते हैं कि सोमनाथ में बन सकती है तो राम मंदिर क्यों नहीं बन सकती। कई लोग कहते हैं कि जो मस्जिद है वहाँ वो भी धार्मिक स्थल है, राम का भी धार्मिक स्थल है, तो कोई एडजस्टमेंट होना चाहिए। अब ये गलतफहमी है। मस्जिद धार्मिक स्थल नहीं है, मस्जिद एक बिल्डिंग है, नमाज पढ़ने के लिए सुविधाजनक जगह। नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, यहाँ भी पढ़ी जा सकती है, एरोप्लेन में भी पढ़ी जा सकती है, ड्राइंग रूम में भी पढ़ी जा सकती है। और सऊदी अरेबिया का जो युवराज था वो हार्वर्ड में मेरा स्टूडेंट था, उसने मुझे एक दिन बताया कि ये मुझे समझ में नहीं आती आपके देश के विवाद। मैंने कहा क्यों? सिर्फ मस्जिद को दूसरी जगह बना दो, काय को तोड़ते हो? मैंने कहा ये सऊदी अरेबिया में करते हो? हम बिल्कुल करते हैं, जब भी सड़क बनाना है और रास्ते में मस्जिद है तो दूसरे जगह में बना देते हैं। यहाँ तक कि जिस मस्जिद में मोहम्मद ने नमाज पढ़ी थी, बिलाल मस्जिद, उसको भी तोड़ दिया। राजा के लिए, वहाँ के शेख के लिए महल बनाने के लिए मक्का में उन्होंने उसको तोड़ दी। तो यूनेस्को ने कहा कम से कम इसको तो छोड़ दो। तो उन्होंने कहा क्यों? मूर्ति पूजा में सिखा रहे हो आप? कोई मस्जिद का कोई नमाज पढ़ा इसके लिए वो महान नहीं बन जाती। तो हमारे देश में सरदार पटेल की भी ये सवाल उठाया गया था, वहाँ कब्रिस्तान है, ये है, वो है, परवाह नहीं की उन्होंने मंदिर बनाई। आज मैं कहता हूँ कि हम तो 40,000 मंदिरों को जो तोड़कर मस्जिद बनी है उसकी हम जिक्र नहीं करते, वो बोलने के लिए तैयार है। लेकिन 3 पर, एक काशी विश्वनाथ, दूसरा मथुरा के कृष्णा मंदिर और तीसरा राम मंदिर। और राम मंदिर के लिए तो अब इतनी आगे बढ़ गई है। एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि मंदिर जो है वो मस्जिद जैसा बिल्डिंग नहीं है। क्यों? प्राण प्रतिष्ठा पूजा होती है। ये प्राण प्रतिष्ठा पूजा होने के कारण मूर्ति के अंदर भगवान प्रवेश कर जाता है, उसके बाद ये भगवान का है। और इसमें मंदिर में पूजा होती है, नहीं होती है, टूट गई, बंद हो गई, वो मंदिर ही रहेगा। ये मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जब मैं लॉ मिनिस्टर था, मैंने ऑर्डर दी। एक नटराज का मूर्ति थी, ब्रॉन्ज, शिव भगवान तांडव में। वो किसी बम्पर कॉरपोरेशन, एक अंग्रेजी व्यापारिक संगठन, उसने जाकर तमिलनाडु में तंजावुर में एक मंदिर थी जिसमें यानी ताला लगी हुई थी, वहाँ से उन्होंने उठा के लेकर जाकर उसकी नीलाम करनी शुरू कर दी। हमने बहस करके हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कन्विंस किया कि मंदिर एक बार बन जाए प्राण प्रतिष्ठा से। ये जो फुटपाथ में बनते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा से नहीं बनते हैं, उसको तोड़ सकते हो। लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा पूजा हो के आगम शास्त्र के अनुसार मंदिर बनती है, वो सदा के लिए मंदिर रहती है। उसको तोड़ो, कुछ भी करो, उसकी निशाना मिटाओ, फिर भी वो मंदिर है। और इसीलिए राम मंदिर, कृष्णा मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर, ये मंदिर सदा के लिए मंदिर हैं। इसको हमें, क्योंकि मस्जिद कहीं भी बन सकती है, कहीं भी शिफ्ट हो सकती है, हमारे देश में हुआ है।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 4 जगहों में उन्होंने मस्जिद को हटा करके मंदिर बनवाई है, चुपचाप की है। यहाँ तो अब शोर मचा के होगा, लेकिन करना है, मुसलमान संगठन को बनाना है। मैंने सऊदी अरेबिया के युवराज को पूछा कि हम ऐसा करेंगे तो आप फतवा जारी करोगे? उन्होंने कहा फतवा जारी करेंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि जो सोमनाथ में जो अनुभव हुआ है उसको लेकर आज राम, कृष्णा और शिव के मंदिरों को दोबारा बनाने, ये हमारी अंजलि होगी सरदार पटेल के लिए। और सरदार पटेल इस महान हस्ती के स्मरण में अब हम उसके एक एक बातों को फिर स्कूल और कॉलेज में पढ़ा करके लोगों को समझाएं कि कितने बड़े एक महान व्यक्ति एक अवतार के रूप में इस देश में आकर के हमारे देश को अखंड किया, और बाकी काम उनकी जो बाकी है उसको भी हमें पूरा करना है। यही मुझे कहना है। धन्यवाद और नमस्कार। सरदार एक सत्य का नाम है, एक